और आपके अधिकारों का कैसे हनन हो रहा और कैसे आपके अधिकार बच सके, ये विनोद तेजान जी बताओगे। भाई विनोद तेजान, भाई विनोद तेजान, मनोज चौधरी, मनोज चौधरी। सबसे पहले भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और तमाम उन महापुरुषों को जिन्होंने हमारे देश में समय समय पर हमारी मुक्ति, इस देश में रहने वाले लोगों की मुक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, मुक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है आजादी। तो हमारी आजादी का आंदोलन चलाया, उन सबको मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हलगवा गांव के अंदर पीडीए की जन चर्चा और जनसभा के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में हमारी देवबंद विधानसभा सीट से सम्मानित पूर्व विधायक और सहारनपुर जिला पंचायत के चेयरमैन रहे सम्मानित चौधरी मनोज जी, हमारी पार्टी के रामपुर मनिहारान विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी राजकुमार घाटेडा जी, रजनीश सैनी पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, और समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाई, और पूरी बीजेपी और आरएसएस का जो दिमाग है वो चक्कर खा गया कि हमने तो दुश्मनी करवा दी थी दलित और यादव के बीच में। आखिर कौन से सूत्र और कौन से सलाहकार अखिलेश यादव को ऐसे मिल गए कि बाबा साहब का नाम पर ही संगठन बना दिया पूरा, और इस संगठन ने 3 साल के अंदर अंदर 50% एससी को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया, और तभी तो उत्तर प्रदेश में 46 सीटें गठबंधन ने जीती है। नहीं तो कांग्रेस पहले भी यही थी, कांग्रेस पहले भी यही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये रिजल्ट जो है ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का नतीजा है। और ऐसी स्थिति में उसके जिले के अध्यक्ष भाई रविदत्त हैं, और ये महमूदपुर गांव पड़ता है रामपुर विधानसभा में, नवादा के पिछली तरफ 1200 वोट का गांव है। एससी के अलावा इस गांव में कोई नहीं रहता है। मैं पिछले चुनाव में इमरान भाई को लेकर के इस गांव में गया था, रात के 12 बजे सभा हुई थी। 70% वोट इस गांव में से पिछले चुनाव में मिली है। और जिस गांव में भी मैं दलित समाज के, चूंकि मैं झूठी राजनीति और झूठ बोलने वाली राजनीति नहीं करता हूं, मैंने पिछले लोकसभा के चुनाव में मैं खास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूं कि चुन्नती मान करके डर हमें भी पार्टी का और सरकार का लगता है, धमकियां हमें भी मिली होगी, दबाव हमारे ऊपर भी रहा होगा कि न्यूट्रल हो जाओ। उसके बावजूद भी हमने इमरान भाई का साथ सहारनपुर लोकसभा में अगर दिया, और सहारनपुर ही नहीं बल्कि अगर इकरा हसन को भी कहीं जीत मिली है तो नकुड़ और गंगों के अंदर मिली है। अगर सहारनपुर के अंदर ये दलित समाज का 60% वोट आपके पाले माना जाता, नहीं तो ये बताओ ये 1,80,000 वोट क्यों मिला है? देवबंद वाले जो चेयरमैन रहे माजिद भाई, उनको 1,80 क्यों मिला? पार्टी तो 3 लाख को पार करती रही हारने के बाद भी। बसपा तो 3 लाख को पार कर देती थी, 4.5 लाख वोट तो उनका अपना था। तो कहां चला गया दलित समाज का वोट? और सहारनपुर से लेकर बांदा तक अखिलेश जी ने एक एक बूथ का सर्वे करवाया, एक एक बूथ को चेक किया। बीजेपी का वोट 0.5% भी पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुआ। राघव लखन जी को जितना वोट 2014 में मिला था, 19 में 15,000 और ज्यादा बढ़ गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर अगर बीजेपी का वोट बढ़ रहा है तो गठबंधन के पास किसका वोट जा रहा है? किसका वोट जा रहा है गठबंधन के पास, जो 46 सीटें गठबंधन ने जीत ली? इसलिए सम्मानित भाइयों, चूंकि गोरखपुर की जब समीक्षा हुई, गोरखपुर लोकसभा और बांसगांव लोकसभा, उसमें हम भी लखनऊ में बैठे हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें भी उसमें बिठा लिया। और जब समीक्षा होने लगी तो उनको जो बता रखा था, जब बूथ खुल रहे थे, जब रिजल्ट खुल रहा था, तो नतीजे कुछ और थे। चूंकि जो हमारा समाज था उसके बारे में समाजवादी पार्टी के साथ कुछ लोगों ने पिछले 30 साल से दुश्मनी करवा रखी थी। लेकिन जब रिजल्ट खुल रहे थे कि ये किस बिरादरी का गांव है, कि ये फला, वोट सारा बीजेपी को, ये किसका गांव है कि फला, वोट सारा बीजेपी को, कि ये किसका गांव है
कि इसमें दलित समाज रहता है, कि दलित समाज में कौन रहता है? कहने लगे दलित समाज में यहां पासी रहते हैं, 10% वोट मिला समाजवादी को। फिर दूसरा गांव खुल रहा था, यहां कौन रहता है? कि यहां चमार रहते हैं, तो 70% वोट मिल रहा था समाजवादी पार्टी को। उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखते हुए रह गए कि मुझे तो सारा उल्टा बता रखा। अपने मुंह से बोले, अपने मुंह से हजारों लोगों के बीच में वहां मंच पर बोले कि मुझे तो सारा ही उल्टा बता रखा है अब तक जो है। और वहां गोरखपुर के जो लोग थे उनको वो हड़काने लगे, उनको समझाने लगे कि तुम बताते क्या हो, रिजल्ट क्या बता रहा, मैं रिजल्ट को मानूंगा, रिजल्ट क्या दे रहा है यहाँ। इसलिए सम्मानित भाइयों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में आप ईमानदारी से बताओ, अगर दलित समाज के लोग अगर कांग्रेस के प्रत्याशी भाई इमरान मसूद की तरफ ना चलते और उन्हें कोई सपना नहीं आ रहा था, अगर उनके अंदर संविधान बचाने का, और बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, ये बात आज सारी पार्टियां बोल रही है, लेकिन ये उमरदीन जी जानते हैं कि 30 जून 2014 को हमने नागल के अंदर 50,000 लोगों की रैली रखी थी। सारी बसपा ने विरोध किया कि वहां कोई ना जाओ, लेकिन जब हम कार्यक्रम करते हैं, मैंने 28 दिन तक मैं गांव-गांव में गया था और हमने उसको प्रोग्राम को किया तो पूरा नागल जाम हो गया और वो जगह कम पड़ गई। 12-13 बीघे जमीन थी, वो सारा का सारा जगह वो कम पड़ गई। बच्चन सिंह का क्रेशर था 12-15 बीघे का, वो कम पड़ गया। और उसके कुछ दिन बाद ही हमारे जिले के अंदर 20-25 दिन बाद ही एक दूसरे संगठन का निर्माण हुआ। इन 20-25 दिन के अंदर मुझे समझाने की कोशिश हुई, आपको जो भी चाहिए वो ले लो, हम आपके साथी राजरत्न अंबेडकर को भारत सरकार में केंद्र में मंत्री बना देंगे, हम आपको उत्तर प्रदेश में मंत्री बना देंगे, लेकिन वो संविधान की बात जनता को बताने की बात ना करो। दूसरा, मशीन के ऊपर इनको किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको कुछ मत बताओ। ये मैं आज आपको बता रहा, आज तो मशीन पर कोई भी बोल देगा, आज तो संविधान के ऊपर कोई भी बोल देगा। अरे मरने के बाद कितनी तेरवी करते रहो, कितने लड्डू बनाते रहो, कितना कार्यक्रम करते रहो, मरने के बाद तो जब आदमी चला जाता है तो चला गया। जब व्यक्ति बीमार होता है, समझदारी इसी में है कि उसका इलाज कराओ और उसको बचाने का काम करो। तो हम तो 12 साल पहले जगा रहे थे, आज 25 चल रहा है, हम तो 14 में जगाने का काम कर रहे थे 11 साल पहले। क्योंकि अगर संविधान हट जाता, अगर पिछले चुनाव में 400 पार हो जाती, अगर उन्होंने तो कहा था कि 400 पार होते ही हम संविधान को हटाएंगे, तो ये संविधान नहीं हट रहा था। ये केवल एक कागज की किताब नहीं है संविधान, ये संविधान आपके बच्चों की सुरक्षा की गारंटी है। ये आपको मस्जिदों में और मंदिरों में अजान और तमाम जितनी धर्म के अंदर स्वतंत्रता मिली हुई है, ये संविधान के अंदर है। आपका बच्चा वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक का बच्चा इस देश में पढ़ लिख करके सिपाही से लेकर कप्तान तक बन सकता है, और चपरासी से लेकर इंस्पेक्टर और कलेक्टर तक बन सकता है। ये सारा संविधान के अंदर है। ये उसी को तो खत्म करना चाहते थे, इसलिए हम लोग संविधान बचाओ की बात कर रहे थे, क्योंकि संविधान से पहले भी कोई संविधान था। चूंकि आरएसएस के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, कभी तो वो कहते हैं कि संविधान हटा, संविधान तो कोई नहीं हटा सकता। अब मैं उनके झूठ को आपको पकड़वाना चाहता हूं। जब जब भी आंदोलन अपने चरण पर होता है, बड़ी बड़ी रैली होती है, तभी उनकी तरफ से बयान आता है कि आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता, संविधान को कोई नहीं हटा सकता। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये लोग जो कहते हैं उसका उल्टा समझना, हमेशा जो ये कहते हैं उसका उल्टा समझना। अनंत कुमार हेगड़े केंद्रीय मंत्री, 5 साल पहले उसने दिल्ली में बयान दिया, उसने कर्नाटक में बयान दिया, पूरे दक्षिण भारत में उसने मीटिंगें की और ये कहा कि हमारा मकसद ही संविधान को हटाना है। और ये केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी का था। एक आदमी जो बीजेपी का इतना बड़ा आदमी संविधान की शपथ लेकर के गया, क्योंकि संविधान के पक्ष में बोलना, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं है, और संविधान के खिलाफ बोलना यही सबसे बड़ा देशद्रोह है। संविधान की कसम खा रहा है और संविधान हटाने की बात कर रहा है, तो देशद्रोह कौन कर रहा है देश के अंदर? दूसरी तरफ हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसने अब से 4 साल पहले बयान दिया था कि संविधान हटना चाहिए देश का और देश धर्म ग्रंथों से चलना चाहिए। इसके अलावा पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र में अभी 2 साल पहले बयान दिया। मेरठ के अंदर अभी अभी जो एमपी का चुनाव चल रहा था, जिसने रामलीला में राम का कैरेक्टर निभाया हो, अरुण गोविल ने कहा
कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी कुछ बड़े फैसले करना चाहती है और उसके लिए मेरा जीतना जरूरी है, क्योंकि संविधान तभी हट सकता है जब 400 से ज्यादा सीटें एक पार्टी को मिल जाए, हम इस काम को तभी कर सकते हैं। तो ये एक तरफ क्या कहते हैं वो लोग कि नहीं, संविधान को हम भी मानते हैं, और मोदी जी तो संविधान को अपने माथे पे लगाते हैं जब पार्लियामेंट में जाते हैं। और दूसरी तरफ उनके नेता क्या बयान देते हैं, ये मैंने आपको नाम गिनवाए, ये मैं आपको 20 नाम और गिनवा सकता हूं समय समय पर, इसके सारे प्रमाण हमारे पास है, सब कुछ हम अपनी गाड़ी में और अपने घर पर रखते हैं, एक एक सबूत जो ये बोले गए टेलीविजन पर और जो अखबारों में छपे हैं। ये संविधान का है। आखिर इस संविधान को ये क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि संविधान से पहले भी कोई संविधान था। वो जो इससे पहला संविधान था, भारत के अंदर 6,500 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 6,500। और पूरी दुनिया में कितनी है? एक भी नहीं है। जापान में एक जाति नहीं है, अमेरिका में एक जाति नहीं है, चीन में एक जाति नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं जाति नहीं है, लेकिन भारत के अंदर कितनी है? 6,500। ये 6,500 जाति जिन्होंने बनाई है, उन्होंने जातियों से पहले इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई थी। जाति से पहले क्या था? वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था के अंदर केवल 3% लोगों को अधिकार था। क्या क्या अधिकार था? उनको पढ़ने का भी अधिकार था, उनको पढ़ाने का भी अधिकार था, उनको राज करने का भी अधिकार था, उनको सारे अधिकार थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पे छत्री होगा। छत्री पढ़ तो सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता। मैं आज पूछना चाहता हूं, राजपूत समाज की जितनी लड़कियां और लड़के प्रोफेसर बन रहे हैं, अगर ये संविधान नहीं था, इससे पहले आप पढ़ सकते थे लेकिन पढ़ा नहीं सकते थे। ये पढ़ाने का अधिकार, आपको प्रोफेसर बनने का अधिकार इस देश में क्षत्रियों को, राजपूतों को भी बाबा साहब और उनका संविधान देकर के चला गया। तो क्या ये सबके लिए कल्याण की बात नहीं हुई? तीसरे नंबर पर वैश्य, जिसको हम बनिया बोलते हैं, लाला बोलते हैं, वो लोग पढ़ सकते थे, पढ़ा नहीं सकते थे, हथियार नहीं रख सकते थे। आज वो लाइसेंस भी ले सकते हैं। आज उनकी लड़कियां भी टीचर बन रही है और प्रोफेसर बन रही है, जबकि उससे पहले वो केवल पढ़ सकते थे और कारोबार कर सकते थे। यानी उनके पास 2 अधिकार थे। उनके पास भी 2 ही अधिकार थे, कारोबार करोगे और पढ़ सकते हो, राज नहीं करोगे और ना ही हथियार रखोगे और ना ही कोई दूसरा और अधिकार होगा। हाँ, इस देश में जितनी जमीनें हैं उन सबके मालिक तुम होंगे और काम करने वाले ये होंगे सारे के सारे, और उसके बाद अपना टैक्स वसूल लेना, ये भी उन्हीं के पास राइट था। ये मैं संविधान से पहली बात कर रहा हूं, संविधान से पहली। उसके बाद क्या भारत में 3 ही वर्ग हैं? एक चौथा भी तो वर्ग है जिसको धर्म में शूद्र कहा गया। ये शूद्र कौन है? हो शूद्र आखिर किसको कहा गया? शूद्र कहा गया भारत के अंदर 6,747 जातियों के समूह को। 6,747 जातियों के समूह को शूद्र कहा गया। और इनको कहा कि ना तो ये पढ़ सकते हैं और ना ये पढ़ा सकते हैं और ना ये समझा सकते हैं और ना ये हथियार रख सकते हैं और ना ये कारोबार कर सकते हैं और ना ये संपत्ति रख सकते हैं। वो संपत्ति चाहे जमीन जायदाद रखने की संपत्ति हो और चाहे वो अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो, कोई भी संपत्ति में, ये बात कानून के खोल रहा हूं, जो धर्म में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, आस्था रखिए, आप आस्था खूब रखिए, लेकिन थोड़ा उसको पढ़ भी तो लीजिए। आप अधिकार भी तो पढ़िए, आपके अधिकार क्या है वहां, उनको भी तो पढ़ लीजिए। ये आखिर क्यों कहते हैं हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये आखिर क्यों कह रहे हैं? अगर धर्म वैदिक है, अगर धर्म सनातन है, तो उसके ऊपर भारत में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप तो हिंदू कहते हो कि हम तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये शब्द ना तो संस्कृत का शब्द है, ना ये शब्द उर्दू का शब्द है, ना ये शब्द आपकी भारत की जो 32 भाषाएं हैं, ये किसी भी भाषा का शब्द नहीं है, ना ये अंग्रेजी का शब्द है। हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का शब्द है, और पर्शियन भाषा के अंदर हिंदू का मतलब होता है, मालूम है किसी को? हिंदू का मतलब होता है गुलाम। पहला नंबर है गुलाम, और दूसरा अर्थ होता है काला चोर, और तीसरा कितनी गालियां इस नाम को दी गई है इस देश के अंदर। और ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
तो मेरे भारत की भोली जनता समझ नहीं रही। अरे उनके शब्दों के खेल को समझो। वो इस देश को गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो इस देश को जो अधिकार मिले हुए उन्हें खत्म करना चाहते हैं और पुरानी व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं, जिसमें फिर सारे अधिकार 3% लोगों के हाथ में चले जाएंगे। यह है उनका हिंदू राष्ट्र, यह है उनका हिंदू राष्ट्र। उसमें एजेंडे में आप कहीं नहीं हो। कोई लड़ाई इस देश में धर्म की नहीं है। इस देश में धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। आज तो छोड़ दो, 650 साल तक इस देश में बाबर से लेकर के हुमायूं और औरंगजेब के पोते बहादुर शाह जफर तक 650 साल तक इस देश में, मेरे देश के ऊपर मुगलों का राज रहा। एक दिन भी इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, एक दिन भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। 250 साल तक भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, एक दिन भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश आजाद हुआ तो एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 की रात को नोआखाली के अंदर दलित समाज की 5000 झोंपड़ियों में आग लगाई गई और वहां आरएसएस के लोगों ने गोल टोपी और साफे फेंके गए ताकि सवेरे ही अंग्रेजों को यह बताया जा कि ये काम मुसलमानों ने किया है। मतलब कर वो रहे, बदनाम हमारे लोगों को कर रहे। दूसरी तरफ मुसलमानों के कारोबारों में आग लगाई गई और वहां इस तरह से पहचान बनाई गई कि ये काम हिंदुओं ने किया है। यानी जिस दिन देश आजाद हुआ था एक दिन पहले से सिलसिला शुरू हुआ था। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। किसी पढ़े लिखे काबिल आदमी से पूछ लेना कि इन 75 सालों में 76,000 दंगे भारत के अंदर हो गए। अरे दुश्मनों का राज था तब तो इस देश में दंगे नहीं हुए। आज फर्जी राष्ट्रभक्तों का राज चल रहा है। आज इस देश में कर्फ्यू जब चाहे चलना शुरू हो जाता है। ये सारा का सारा लड़ाने का कार्यक्रम इन लोगों का है। इसलिए भाइयों, इसको समझने का काम करो। हम लोग जाति के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि जाति पर गर्व करने का, ये जातियां तो इन्होंने हमें गाली दे रखी, इन्होंने हमें तोड़ रखा है, इन्होंने हमें आपस में बांट रखा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को, आप कहोगे कि मैं बाबा साहब की बात क्यों कर रहा हूं। आपने बैनर देखा होगा। इस बैनर पे क्या लिखा हुआ कि बाबा साहब के सम्मान में पीडीए चर्चा कार्यक्रम। इस पे मैं बाद में आऊंगा, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि 75 सालों की आजादी में 76,000 से ज्यादा, इसको ठीक कर लो कोई बात नहीं, 76,000 से ज्यादा दंगे भारत के रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। अभी आपने देखा 5 साल पहले जब केजरीवाल जीता, इधर चुनाव जीता, अगले दिन दिल्ली आग के हवाले पूरी, वोट भी ले लिया, सारा मामला हमारा खत्म। जहां जहां भी मुसलमानों के अच्छे कारोबार थे, जहां जहां भी लकड़ी की फैक्ट्रियां थी, मुरादाबाद के अंदर पित्तल का कारोबार था, मेरठ के अंदर मलियाना थे, मैं कहां कहां के आपको नाम बताऊं। और ये सारा का सारा जो खेल होता है, ये सारा का सारा खेल इसलिए होता है कि हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके इस देश में जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी संख्या देश में 4,000 से ज्यादा है, जिन्हें बाबा साहब भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों से पहले धारा 340 लिख कर अधिकार दे करके गए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो यहां तक चाहते थे कि जो पिछड़ी जातियां है, जिसमें यादव है, जिसमें गुर्जर है, जिसमें जाट है, जिसमें आपका कश्यप है, जिसमें अलवी है, जिसमें गाड़े हैं, यानी भारत की 4,000 जातियां इस देश में पिछड़ी जातियां हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने और उनके साथी भास्कर राव जाधव जो पिछड़ी जाति के थे, इन लोगों ने अंग्रेजों को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर के अंग्रेजों को कहा कि इनकी जनगणना करो। और जब जनगणना हुई तो पिछड़ी जातियों की संख्या पता लगी कि इनकी संख्या देश में 52% है। तो बाबा साहब का जब मौका आया संविधान लिखने का, तो उन्होंने सरदार पटेल जी को कहा कि सरदार जी, मैं आपको 3-4 बार पहले समझा चुका हूं और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपके साथ धोखा होगा। गांधी आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, ये लोग नेहरू को प्रधानमंत्री बनाएंगे और नतीजा आप जिस दिन चुनाव होगा उस दिन देख लेना। तो सरदार पटेल कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ये बताओ, ये नए नए शब्द कहां से लेकर आते हो, ये ओबीसी क्या है। तो बाबा साहब ने कहा जब संविधान सभा बनेगी तो संविधान सभा में मैं इसके ऊपर बोलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ओबीसी क्या है। तो जो शूद्र लोग थे
धर्म में जिनको शूद्र कहा था, बाबा साहब ने संविधान में उनको ही ओबीसी कहा है। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विकास नहीं हो पाया, जिनके बच्चे कलेक्टर नहीं बन पाए, जिनके बच्चे इंस्पेक्टर नहीं बन पाए, जो एसडीएम नहीं बन पाए। उस दौर में बाबा साहब बात कर रहे थे कि इनको भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए जितना इनका बैठता है। अब पिछड़ी जातियों का हिस्सा कितना बैठता है, क्योंकि आरक्षण के ऊपर भी चर्चा करनी है। पिछड़ी जातियों का हिस्सा बैठता है 52%, और 52% में 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, और जो पिछड़ी जातियों को जो संविधान में धारा 340 लिखी थी, अगर कहीं लागू हुई हो, कोई आईपीएस अफसर बना हो, कहीं आरक्षण मिला हो, तो वो हमें बता दीजिए आप। 55 साल तक। उसके बाद कब हुआ, जब काशीराम जी आए, उन्होंने नारा दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और उन्होंने ये सबसे पहले हरियाणा के जाटों को समझाने का काम किया कि परमानेंट तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाओगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हीं का चलता है जिसके होते हैं डीएम, एसपी और डीएम। जिस समाज के होते हैं एसपी और डीएम, उन्हीं के बनते हैं सीएम और पीएम। अगर कोई ये सोचता है कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो बन नहीं सकता, पहले अफसर बनाने पड़ते हैं। और अगर बन भी जाओगे तो आपको पलट देंगे वो लोग, क्योंकि सरकार असली वो चलाते हैं जो अफसर होते हैं। काशीराम जी ने पत्रकारों ने पूछा काशीराम जी से कि आप ये बोलते हो कि जिसके नहीं होते एसपी और डीएम, उनके नहीं बनते सीएम और पीएम, जरा इसके बारे में बताओ। तो काशीराम जी ने कहा कि दलित समाज के लोग, पिछड़े लोग तो जागे नहीं, दलित समाज के 6% डीएम एसपी बन गए हैं। और जब कोई ब्राह्मण या कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बनता है और वो उनको सस्पेंड करता है, परेशान करता है, ईमानदार होते हुए भी वो उन्हें तंग करता है, तो वो लोग आपस में सोचते हैं कि यार मैं ईमानदार हूं, मैं काम भी सही कर रहा हूं, लेकिन ये मुख्यमंत्री दूसरा है, ये मुझे परेशान करता है, काश अगर हमारा ही मुख्यमंत्री बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो काशीराम जी ने कहा कि जिस समाज के एसपी और डीएम बनने लगते हैं, वो खुद ये सोचने लगते हैं कि यार अगर मुख्यमंत्री भी हमारा हो जा, सीएम भी हमारा हो जा, तो कितना अच्छा रहेगा, अपने हिसाब से पोस्टिंग करवा लेंगे। समझ गए ना। तो ये जो अफसर जो ये हमारा आरक्षण काट रहे हैं, जो ये पिछड़ी जातियों के बच्चों को डीएम एसएसपी नहीं बनने देना चाहते, जो ये सारे देश को प्राइवेट कर रहे हैं, इसके पीछे ये है कि उनको ये डर रहता है अगर ये एसडीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीएम बनेंगे, तो कहीं इनके दिमाग में ये ना हो जाए कि सीएम हमारा भी हो, और अगर गलती से सीएम बन गया और एसपी और डीएम उनके, तो वो आपको बदनाम कर देंगे, आपके मुख्यमंत्री को, और सरकार आपकी नहीं चल पाएगी। और इसीलिए आपने मायावती जी को देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर उड़ता था तो बड़े बड़े अफसर कांपते थे, और आपने नेताजी मुलायम सिंह को भी देखा होगा कि 3 सरकारें उनकी चली, वो सफल रहे। वरना मुख्यमंत्री और भी बहुत बड़े बड़े लोग रहे, ईमानदार नेता चौधरी चरण सिंह रहे और देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 20 दिन में हटा दिए थे केवल इस वजह से कि उनके अफसर नहीं थे और वो पिछड़ी जाति के थे, इसलिए उनको 20 दिन में हटा दिया था। ठाकुर वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। जो लोग हमारे इस मुकालते में हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कहता हूं इस देश को चलाने वाले लोग राजपूत को भी बर्दाश्त नहीं करते। गलती से इस देश में एक आदमी को, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, इन 6-7 लोगों ने मिलकर के ठाकुर वीपी सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन इस देश पर कब्जा करने वाले लोगों ने रथ यात्रा चला करके ठाकुर वीपी सिंह ईमानदार प्रधानमंत्री को 16 महीने में हटाने का काम कर दिया। और ठाकुरों को यह पता न लगे कि तुम्हारे खिलाफ काम हो गया, तो चंद्रशेखर नाम के एक दूसरे राजपूत को 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया और 4 महीने बाद उसे भी हटा दिया।